नमस्कार साथियों, आप सभी का वॉर क्रॉनिकल्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आपको इस सीरीज में पता चलेगा भारतीय युद्धों का इतिहास। और दोस्तों, आज के इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए उस भयंकर युद्ध के बारे में जब भारत ने यूरोप यानी यूनान को पराजित कर दिया। तो भारत ने यूरोप की शक्ति को पराजित कर दिया और इस युद्ध का क्या महत्व रहा और इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ, सब कुछ जानेंगे हम इस युद्ध में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरी सिंह राजपूत है और आज मैं आपको बताने वाला हूं चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के युद्ध के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो भारतीय राजा है और सेल्यूकस निकेटर जो कि एक यूरोपीय शासक है, इन दोनों के मध्य युद्ध क्यों हुआ, युद्ध कहां हुआ और युद्ध का आगे क्या इतिहास रहा, इन सभी पहलुओं के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा परिस्थिति के बारे में बता देता हूं कि आखिर चल क्या रहा है और किस प्रकार जो है भारत में युद्ध होता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि सिकंदर आया था, करेक्ट। सिकंदर एक आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। उसने भारत पर 326 बीसी में हमला किया। 326 बीसी में जब उसने भारत पर हमला किया था तो उस समय भारत में जिस राजा ने उसका प्रतिरोध किया था उस राजा का नाम था पोरस। और पोरस ने सिकंदर को कड़ी टक्कर दी और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि पोरस के द्वारा सिकंदर को हरा भी दिया गया था। हम आगे बढ़ते हैं। जब सिकंदर हिंदुस्तान से लौटा तो कब लौटा था? सिकंदर हिंदुस्तान से लौटा 325 बीसी में। ये याद रखना, आया कब था? 26 में आया भारत, लौटा कब? ठीक है, 325 में। और इसके पश्चात उसकी डेथ हो गई थी 323 बीसी में। इराक का एक शहर है जिसका नाम है बेबीलोन। बेबीलोन में मस्तिष्क ज्वर के कारण उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो वहां पर एक संधि होती है और इसी संधि से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या। इस संधि का नाम था बेबीलोन की संधि। बेबीलोन की संधि, बेबीलोन की संधि क्या कहती है? बेबीलोन की संधि होती है 323 बीसी में। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं जिससे आपको फैक्ट भी याद रहे। और इस संधि के द्वारा सिकंदर के साम्राज्य का विघटन हुआ, साम्राज्य का विभाजन हुआ था। यानी सिकंदर के जो सेनापति थे उन्होंने उसका साम्राज्य विभाजित कर लिया था। और ऐसे करके किसको क्या मिला, थोड़ा सा अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो वो आपके काम आएगा। ये हमारी इंडस रिवर है यानी सिंधु नदी है और सिंधु नदी से ही विभाजन की शुरुआत होती है। तो इसमें हम खासकर उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जो विभाजन में सेनापतियों को मिले थे सिकंदर के राज्य का हिस्सा। जैसे सिंधु नदी का जो इलाका है, सिंधु नदी का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं उत्तरी पश्चिमी भाग। सिंधु नदी का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो उसके एक सेनापति को मिला था जिसका नाम था फिलिप। आपने नाम सुना होगा, सिकंदर का एक सेनापति फिलिप था, एक का नाम सेल्यूकस निकेटर था, एक का नाम था निर्याकस था। तो ये सिंधु नदी का से उत्तरी पश्चिमी भाग मिल गया। वहीं अगर मैं बात करूं सिंधु नदी के दक्षिणी भाग की, तो सिंधु नदी का जो दक्षिणी भाग है वो उसके दूसरे सेनापति को मिला था जिसका नाम था पैथॉन। तो पैथॉन नामक सेनापति को उसका दक्षिणी भाग मिला सिंधु नदी का। और अगर आपको याद हो, भारत के एक राजा ने उसकी सहायता की थी और झेलम से लेके सिंधु नदी का जो बीच का इलाका है यही आंभी का था, जो भारत का राजा था। क्योंकि इसने सहायता की थी तो ये हिस्सा आंभी को मिला था। यहीं पे जो है तक्षशिला राज्य था, इंडस और झेलम के बीच में, सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला राज्य था। इसके बाद झेलम से लेके जो व्यास नदी तक का इलाका है वो पोरस के पास था। कहीं ना कहीं अगर हम उस कॉन्सेप्ट को माने कि सिकंदर जीता था तो ये संधि ये कहती है, बेबीलोन की संधि, कि संधि के द्वारा जो आपका सिकंदर है, सिकंदर का जो जीता हुआ साम्राज्य है उसके सेनापतियों में विभाजित कर दिया गया और सिकंदर का उत्तराधिकारी बनता है सेल्यूकस निकेटर, जो हमारी कहानी का आज विलेन है। तो पोरस का सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन बना? सेल्यूकस निकेटर बना। और भारतीय क्षेत्र किसको मिले? इन सेनापतियों को मिले। यानी ये संधि इस बात का प्रमाण है कि 323 बीसी में भारतीय क्षेत्र सिकंदर के अधिकार में आते थे। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। अब क्या होता है, एक दूसरी संधि होती है, इसको भी समझ लीजिए। एक दूसरी संधि होती है और जिसका नाम होता है ट्रिपेंडिस की संधि। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, ट्रिपेंडिस की संधि। ये जो ट्रिपेंडिस की संधि है वो हुई थी फिलिप की मृत्यु के बाद और ये हुई थी 321 बीसी में। जब ये 321 बीसी में ये संधि हो रही है तो इसमें याद रखिएगा, इसमें भारतीय क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है। क्या नहीं है? इसमें भारतीय क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है।
भारतीय क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है, इसका मतलब उड़ी बाबा, कुछ तो गड़बड़ है दया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी जब ट्रिपेंडिस की संधि हो रही है 321 बीसी में, तो भारतीय क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है, लेकिन बेबीलोन की संधि में भारतीय क्षेत्रों का उल्लेख है। यानी कुछ तो हुआ है 23 और 21 के बीच में। तो 23 और 21 के बीच में जो हुआ उसे आप सब परिचित हैं, उसका नाम है, जिसने हिंदुस्तान में एक बड़े साम्राज्य की नींव डाली, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आया कि नहीं आया? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी समय लगभग जो है भारत में किसकी स्थापना की? मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। मगध में किसकी स्थापना की? मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। मगध में मौर्य वंश की स्थापना किसको पराजित करके की थी? ये तो आप सब जानते हैं, और नहीं जानते तो याद रखिएगा, इस समय मगध का एक शक्तिशाली शासक था धनानंद। धनानंद को पराजित कर उसकी जो राजधानी है उस पर अधिकार कर लिया, और इसकी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रमाण है ट्रिपेंडिस की संधि कि 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी, धनानंद को पराजित कर नंदों की शक्ति का विनाश कर दिया। अब क्या हो रहा है? अब समझना ध्यान से। अब ये हो रहा है, अब हमारे पास दो कैरेक्टर हो गए हैं। अब आप स्टोरी का आनंद लीजिएगा। दो कैरेक्टर हो चुके हैं, एक है मगध, ठीक है, और मगध का नायक कौन है हमारा? मगध में बैठा है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके गुरु का नाम क्या है? आचार्य चाणक्य, जो भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट है जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य को जीता। तो ये मगध में बैठे हैं और सपना देख रहे हैं कि जिन क्षेत्रों पर विदेशियों का कब्जा है, कौन सा इलाका था वो? याद करो, इंडस नदी का इलाका, जहां पर इंडस नदी और इसके आसपास के जो इलाके हैं वो किसके अधिकार में आते थे? सिकंदर, मैं यहां लिख दूं, सिकंदर के सेनापति, जिन्हें हम छत्रप भी बोल सकते हैं। संभवतः ये रहा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का विस्तार करते 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 इन इलाकों पर अपना क्या कर लेते हैं? नियंत्रण कर लेते हैं। नियंत्रण तो समझते हैं आप, कंट्रोल। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इन इलाकों पर अधिकार कर लिया। इसीलिए जो ट्रिपेंडस की संधि है, देखो, इसीलिए ट्रिपेंडस की संधि में भारतीय क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब समझ में आया कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने इस इलाके पर अपना कब्जा कर लिया और चुनौती दी किसको? यूनानी शासक जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अब आ जाइए, ये है बेबीलोन का शासक या सीरिया का शासक बोल सकते हैं, सेल्यूकस निकेटर। कौन है सेल्यूकस निकेटर? जो हमारी कहानी का दूसरा नायक कह लो या विलेन कह लो। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, और सिकंदर के मरने के बाद, सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर के मरने के बाद उसका क्या बना था? उसका उत्तराधिकारी बना था। ठीक है, अब ये उसका उत्तराधिकारी बन गया। जैसे ही उसको पता चला कि मेरा जो क्षेत्र है, ये वाला इलाका, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया, तो एक कारण तो ये था कि वो इन प्रदेशों को वापस पाना चाहता। नंबर 1 युद्ध का कारण, नंबर 1 इस युद्ध का कारण क्या है कि सेल्यूकस निकेटर उन भारतीय क्षेत्रों को जीतना चाहता है जो पहले उनके अधिकार में थे। दूसरा, उसका एक और उद्देश्य है कि सिकंदर जिस सपने को पूरा नहीं कर पाया, भारत विजय को, यानी पूरी तरीके से हिंदुस्तान को जीतने के उस सपने को वो पूरा करना चाहता था। इसीलिए सेल्यूकस को पता चला कि भाई मेरा जो पश्चिमी इलाका है वो तो सेफ है, लेकिन मेरा जो पूर्वी भाग है, ये वाला इलाका, कौन सा वाला इलाका? इसको मैं रेड जोन बना देता हूं। देखो, ये जो इलाका है, ये इलाका, इस इलाके को लेकर लड़ाई होने वाली है, और ये इलाका दोनों के बीच में क्या बन गया? विवाद का कारण। सेल्यूकस निकेटर, जिसके पास इस बात का घमंड है कि वो सिकंदर का सेनापति है, जिसके पास यूनान जैसी शक्तिशाली सेना है, यूनान जिसमें अच्छे घोड़े हैं, अच्छे हथियार हैं, अच्छी रणनीति है, तो वो जो है अपने मद में चला आता है। मद समझते हैं आप? अपने गुस्से में सेल्यूकस निकेटर चला आता अपनी सेना को लेकर, और बताते हैं कि उसने इस नदी को पार किया। ये नदी भी हमारी कहानी का मेन किरदार है, इस नदी को नहीं भूलना है आपको। इस नदी का नाम क्या है? याद रखिएगा, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो वो सिंधु नदी के पास अपनी सेना लेकर आता है, और क्या करता है? उसने अपनी सेना लेकर इस सिंधु नदी को, बताते हैं, पार कर लिया और हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। जब वो पार करके यहाँ इस किनारे पे पहुंचा, तो उसे रोकने के लिए चट्टान की तरह हिंदुस्तान से एक व्यक्ति खड़ा था, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य।
तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में 2 साल का यहां पर वो मिलता है कि 305 और लगभग 303 बीसी के मध्य में एक युद्ध होता है। अगर हम इस युद्ध का कोई नाम देना चाहें तो हम इस युद्ध को नाम दे सकते हैं सिंधु का युद्ध, क्योंकि किस नदी के किनारे लड़ा जा रहा है? सिंधु, इसीलिए इसे हम सिंधु नदी का युद्ध बोलते हैं। जनरली अगर आप इसे कहीं सर्च करेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध हो रहा है। भाई साहब भी पूरी तगड़ी सेना लेकर नए जोश में है और उनके पास हिंदुस्तान का प्राउड है। आचार्य चाणक्य जैसे उनके गुरु हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, और वो बहुत ही जोश में हैं। सेल्यूकस निकेटर के पास घमंड है कि मैं यूरोपियों और मुझे हराना भारतीयों के बस में नहीं है। जब यहां पर युद्ध हुआ तो इस युद्ध का परिणाम आप सभी जानते हैं। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की बुरी तरीके से हार हुई और इस हार के पश्चात जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस युद्ध को जीत लिया और इस युद्ध के पश्चात दोनों के बीच में एक संधि होती है 303 बीसी में। कब? 303 बीसी में दोनों के बीच में एक संधि होती है और उस संधि के द्वारा, ध्यान से सुनना, इस संधि के द्वारा हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य भैया है वो ये इलाका तो पहले से ही था, इस इलाके को छोड़ो पूरा अफगानिस्तान दहेज में ले लेते हैं। पूरा अफगानिस्तान दहेज में ले लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उस संधि की शर्तें अब मैं आपको बताने वाला हूं, और बस क्योंकि मैं पूरा आपको समझा चुका हूं, अब आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए ये युद्ध कब हुआ इसके बारे में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना। बैक्टीरिया विजय के बाद उसके मन में सिकंदर के भारत विजय के अधूरे काम को पूरा करने की लालसा जाग उठी। फलस्वरूप काबुल के मार्ग से होते हुए सिंधु नदी की ओर बढ़ा। उसने सिंधु नदी पार की और चंद्रगुप्त की सेना से उसका सामना हुआ, परंतु चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ। 303 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच में एक संधि हो गई और इस संधि की शर्तें यहां पर लिखी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको वैसे भी पता होना चाहिए। 303 में दोनों राजाओं के बीच में एक संधि हो रही है। देखिए भाई, संधि हो रही है और संधि में आप सोचिए सेल्यूकस निकेटर जैसा इतना शक्तिशाली शासक जो कि सिकंदर के साथ आधी दुनिया में लड़ा था, और जब उसको किसी ने हराया तो उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर मेरी बेटी के लिए सबसे अच्छा कोई दामाद हो सकता है तो वो व्यक्ति जो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हो, और इसीलिए उसने अपनी बेटी की शादी जो है इस संधि में, देखिएगा इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री जिसका नाम हेलेना है, या कुछ किताबों में आपने देखा उसका एक दूसरा नाम कार्नेलिया भी है, हेलेना या कार्नेलिया का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का जो विवरण है एक यूरोपीय यानी एक यूनानी लेखक ने दिया है जिसका नाम एप्पियानस है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की शादी हुई थी, इसका विवरण कौन देता है? एप्पियानस। प्लूटार्क के अनुसार, प्लूटार्क कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अब इस में देखो क्या हुआ कि पहले तो आपको याद रखना है कि शादी कर दी, यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, यानी भारत की पहली यूरोपियन जो बहू हैं, भारत की पहली यूरोपियन बहू का नाम क्या है? हेलेना है। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 1। नंबर 2, दहेज में सेल्यूकस ने यानी जो ससुर जी हैं उनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या दिया गया? सेल्यूकस द्वारा, याद रखिएगा, दहेज में 4 बड़े प्रांत जो हैं किसको प्रदान किए गए? अपने दामाद चंद्रगुप्त मौर्य को। एक का नाम एरिया जिसे हम वर्तमान में हेरात कहते हैं, अफगानिस्तान में है। अराकोसिया जिसे हम कंधार कहते हैं, अफगानिस्तान में है। जेड्रोसिया जो मकरान तट है ये पाकिस्तान में है। और पेरीपेनिक्सदाई जिसे हम काबुल कहते हैं, याद रखिएगा। यानी अगर मैं कहूं तो ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान जो है, पूरा का पूरा अफगानिस्तान जो है दहेज में समेट लाए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान से सुनना, जब चंद्रगुप्त मौर्य दहेज में पूरा अफगानिस्तान ले लेते हैं और सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी कर लेते हैं तो कहते हैं यार अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं सब लेता ही रहूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में क्या किया था? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। 500 हाथी किस में दिए थे? उपहार में दिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार में चंद्रगुप्त मौर्य की हाथियों की सेना का एक बहुत बड़ा योगदान था, और यूरोप में हाथी नहीं थे, सेल्यूकस निकेटर की सेना में हाथी नहीं थे। इसीलिए सेल्यूकस निकेटर चाहता था कि इन हाथियों के माध्यम से मैं अपने दुश्मनों को हराऊं। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में, गिफ्ट में अपने ससुर यानी सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। याद रखिएगा, इस बात का विवरण प्लूटार्क ने किया है। तो ये संधि होती है और अब दोनों देशों के बीच में एक राजनीतिक संबंध बन जाता है और सेल्यूकस अपने राजदूत
ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत जिसका नाम मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज को किसके दरबार में भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ये वही मेगस्थनीज है जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी मिलती है, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया है। इंडिका में मेगस्थनीज ये लिखते हैं कि हिंदुस्तान में सोने की खानें हैं, हिंदुस्तान में अकाल नहीं पड़ते, हिंदुस्तान में दास प्रथा नहीं पाई जाती। इंडिका के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिका के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, इंडिका के अनुसार भारत में सोने की खानें थी, इंडिका के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। तो ये मेगस्थनीज जो है उनका क्या बन जाता है? राजदूत बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसमें ये पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये युद्ध क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया। इस युद्ध का कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य अपना विस्तार कर रहा है, सेल्यूकस अपना विस्तार कर रहा है और अपने जीते हुए प्रदेशों को वापस पाना चाहता है। तो बस यही था इस युद्ध का इतिहास। मुझे उम्मीद है कि देखो, एक ग्रीक इतिहासकार है जिनका नाम है अप्पियन, उन्होंने भी इस बात का विवरण किया था युद्ध के बारे में कि सेल्यूकस ने इंडस नदी को पार करके सेंड्रोकोटस यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है, सेंड्रोकोटस के साथ युद्ध किया, जो भारतीय राजा थे और उस नदी के किनारे थे। बाद में उन्होंने एक दूसरे के साथ संधि की और विवाह संबंध बनाए। इन कार्यों में से कुछ एंटिगोनस की मौत से पहले किए गए थे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको युद्धों की थोड़ी समझ है तो आपको ये युद्ध समझ में आ गया होगा जिसमें हम लोगों ने बात की, यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया और यूनान की राजकुमारी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया और दहेज में पूरा जो है क्या अफगानिस्तान ले लिया, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जैसे प्रांत, और अपने ससुर को 500 हाथी उपहार में दिए। मुझे लगता है कि आपको ये युद्ध के बारे में जो समझ है वो हो गई होगी। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वॉर में और फिर एनालिसिस करेंगे उस युद्ध का। अगर आपको कुछ सुझाव हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको इस युद्ध के बारे में बताया, और अगर आपको लगता है कि सर ये और चीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में और बताना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों के सुझाव मिलेंगे तो मैं और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक मेरा प्रयास है कि हम ये जो वॉर क्रॉनिकल्स जो हमारी सीरीज़ है, इस सीरीज़ को पूरा कवर करेंगे और सीरीज़ के माध्यम से आपको जितने भी युद्ध भारतीय इतिहास में हुए उन सब का एनालिसिस आपको मिलेगा। तो इसी के साथ इस क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। जय हिंद। थैंक यू।